गर्मियों की तपिश जंगल में बढ़ने लगी थी। सूरज की तेज किरणें पेड़ों की छांव को भी गर्म कर रही थी। पक्षी अपने घोंसलों में सुस्त पड़े थे और जानवर भी छांव की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। टुनटुनी चिड़िया पसीना पहुँचते हुए आकाश की ओर देखते हुए कहती है, उफ, ये गर्मी भी ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हे सूरज, कब तक यूं तपता रहेगा? मेरी नन्ही सी जान अब ये तपिश नहीं झेल सकती। हर साल गर्मी आती है, लेकिन इस बार तो जैसे आसमान से आग बरस रही हो। देखो ना, मेरे पंख सूखकर बेजान हो गए हैं। मेरे दोस्तों की हालत भी मुझसे अलग नहीं है। कहीं से ठंडी हवा भी नहीं आ रही, ना कोई राहत की उम्मीद है। जंगल का हर पेड़ उदास है, हर पत्ता थका हुआ। क्या हम सब ऐसे ही जलते रहेंगे? कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। सच कह रही हो टुनटुनी, अब तो पंख भी जलने लगे हैं। हमारे पता नहीं इस गर्मी का सामना हम कैसे कर पाएंगे। अरे टुनटुनी, मैं तो सोच रहा हूँ कि कहीं ठंडी जगह चला जाऊँ जहाँ आराम से ये गर्मी बिता सकूँ। अरे तोते भैया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें या क्या ना करें। टुनटुनी चिड़िया उन पक्षियों की उदासी को उम्मीद में बदलते हुए कहती है, सुनो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि ये समय बहुत कठिन है। हम सब थक चुके हैं, परेशान हैं, लेकिन क्या हार मान लेना ही हल है? नहीं, हम परिंदे हैं। आसमान हमारा घर है और हमें उड़ना आता है। हमारे भीतर हिम्मत है, समझ है, और सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे के साथ हैं। अगर हम सब मिलकर सोचे तो इस तपती गर्मी का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। मैं वादा करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी ताकि ये जंगल फिर से खुशियों से गूंज उठे। तुम चिंता मत करो दोस्तों, हम मिलकर कोई हल निकालेंगे। टुनटुनी चिड़िया दिन रात इस समस्या का हल सोच रही थी। एक दिन उसे जंगल में पुराना कूलर दिखाई दिया। टुनटुनी चिड़िया पुराने कूलर को देखते हुए भावुक होकर कहती है, अरे ये क्या? ये तो कूलर है। अरे वाह, ये कूलर तो बहुत अच्छा है। इसमें तो ठंडी हवा भी आती होगी। मनुष्य तो इसे गर्मी में ठंडक पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और देखो, ये अब किसी काम में नहीं, फेंक दिया गया है। पर इसके अंदर अभी भी ठंडी हवा की उम्मीद बाकी है। क्या ये हमारी आशा बन सकती है? अगर मैं इसे घर में बदल दूं तो एक ऐसा ठिकाना जहां हम सब एक साथ ठंडक में रह सके। हाँ, यही करना होगा। ये बस एक मशीन नहीं है, ये अब हमारा नया सपना बनेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया कूलर के पास गई और देखा कि वो ठीक ठाक हालत में था। अगर हम इस कूलर को घर बना लें तो गर्मी से राहत मिल सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया ने सभी पक्षियों को बुलाया और उन्हें अपना विचार बताया। दोस्तों सुनो ना, मैंने एक पुराना कूलर देखा है। हाँ, वही जिसमें इंसान गर्मी से बचने के लिए ठंडी हवा लेते हैं। दोस्तों, हम इस कूलर को अपना घर बना सकते हैं। उसमें ठंडी हवा आएगी और हमें गर्मी से राहत मिलेगी। वो कूलर अब किसी के काम का नहीं रहा, पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सोचो, अगर हम उसमें एक छोटा सा घर बना ले, पत्तों से उसे भर दे, तिनकों से उसे नरम कर दे, और अगर उसमें पानी भर दे तो उसमें से ठंडी हवा फिर चल सकती है। क्या तुम सब मेरे साथ चलोगे? क्या हम सब मिलकर सपने को सच करेंगे? मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम सब मिलकर हम सब कुछ कर सकते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा विचार है टुनटुनी, हम सब मिलकर इसे सजाएंगे। फिर सब पक्षी मिलकर कूलर को साफ करने लगे। उन्होंने उसमें घास, पत्ती और तिनके भरकर उसे आरामदायक बना दिया। देखो टुनटुनी चिड़िया, अब यह घर पूरी तरह तैयार है। अब सभी पक्षी उस कूलर में रहते थे। ठंडी हवा और आरामदायक माहौल में उनका जीवन खुशहाल था। टुनटुनी चिड़िया खुशियों और आंसुओं के साथ पक्षियों से कहती है, देखो देखो ना दोस्तों, हमने कर दिखाया। ये कूलर बस एक पुरानी मशीन नहीं, हमारा प्यारा घर बन गया है। ये ठंडी हवा जो चल रही है, ये सिर्फ हवा नहीं, ये हमारी मेहनत की खुशबू है।
हमारी एकता की ठंडक है। आज मैं सच में गर्व महसूस कर रही हूँ और बहुत भावुक भी हूँ। कौन कहता है एक नन्ही चिड़िया कुछ नहीं कर सकती? अगर दिल में सच्ची भावना हो और साथ देने वाले अपने हो तो कोई भी गर्मी हमारी उड़ान को रोक नहीं सकती। देखो दोस्तों, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम आराम से रह सकते हैं। सच में ये कूलर घर बहुत अच्छा है। अब हमें गर्मी से कोई डर नहीं। हम आराम से ये गर्मी इस कूलर घर में बिता सकते हैं। हाँ, अब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। यह कूलर घर हमारे लिए बहुत आरामदायक है। हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। ये सब बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। फिर कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश शुरू हो गई और गर्मी की लहर खत्म हो गई। लेकिन पक्षियों ने तय किया कि वो अब भी कूलर में रहेंगे। अब बारिश भी आ गई है, लेकिन हम यहीं रहेंगे। ये कूलर घर बहुत अच्छा है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हम सभी खुश हैं। नहीं तो इस गर्मी में हम सब मर जाते। तुम्हारी अकल और सूझबूझ की वजह से आज हम जिंदा हैं। इस घटना ने जंगल के सभी जानवरों पक्षियों को सिखाया कि एकता में शक्ति है। सभी ने मिलकर समस्याओं का समाधान निकाला और खुशी खुशी जीवन जीने का तरीका सीखा। टुनटुनी चिड़िया सभी की ओर देखते हुए नरम और भावुक स्वर में कहती है, हमने इस गर्मी को हराया सिर्फ कूलर से नहीं, बल्कि अपने प्यार और साथ से। आज हम सभी ठंडी छांव में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये मुस्कान संघर्ष से आई है। ये घर हमें हमेशा याद दिलाएगा कि जब हम सब साथ होते हैं तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। जब तक हम एक दूसरे का सहारा बनते रहेंगे, तब तक हमारा जंगल जिंदा रहेगा। और टुनटुनी चिड़िया की कहानी हर गर्मी में ठंडक की उम्मीद बनकर जिएगी। हम सब मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सच में एकता में शक्ति है। हमेशा एक साथ रहें तभी हम खुश रह सकते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करें। इसी को खुशहाल जीवन कहते हैं। फिर सब पक्षी मिलकर खुशी खुशी कूलर घर में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि एकता में शक्ति है। मिलजुल कर काम करने से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। एक गांव में टुनटुनी और गोलू नाम के दो भाई बहन रहते थे। दोनों मछलियां पकड़कर उन्हें बेचने का काम करते थे। पर एक दिन हमारे गांव की नदी में बहुत कम मछलियाँ बची हैं। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी हमें थोड़ी सी मछली ही मिलती है। पास वाले जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब है। हमें वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़नी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आज हम जंगल के तालाब से मछलियाँ पकड़ेंगे। फिर वो दोनों जंगल में जाकर तालाब को ढूंढने लगते हैं। लेकिन काफी देर भटकने के बाद आखिरकार उन्हें जंगल का तालाब दिखाई देता है। उस तालाब का आकार देख दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन तालाब के नजदीक जाते ही उन्हें तालाब के बीचों बीच एक चमकदार सोने का पेड़ दिखाई देता है। अरे ये पेड़ तो बहुत ही चमकदार है, लगता है ये सोने का है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें इस पेड़ को अपने साथ ले जाना चाहिए। इसे बेचकर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर वो दोनों तालाब में कूदकर तैरते हुए पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से वो दोनों उस पेड़ को अपने कंधों पर उठाकर अपने घर के आंगन में रख देते हैं। कल सुबह होते ही हम इस पेड़ की डालियाँ काटकर बाजार में बेच देंगे, लेकिन गांव वालों को पता न चले, इसलिए इसे ढक कर रखना होगा। फिर टुनटुनी एक काला कपड़ा उस पेड़ के ऊपर ढक देती है और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन रात होते ही वो काला कपड़ा अपने आप हवा में उड़कर गिर जाता है और उस पेड़ के अंदर से एक भूतिया चिड़िया की आत्मा बाहर निकलती है। वो गांव में भटकने लगती है और पक्षियों को अपनी शक्तियों से मारने लगती है। इस तरह देखते ही देखते रात भर में वो बहुत सारे गाँव वालों का सर काट कर उन्हें जान से मार देती है। अगली सुबह जब गोलू और टुनटुनी सोकर उठते हैं तो उन्हें सोने के पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षियों के कटे हुए सर झूलते हुए दिखते हैं। तभी उनके सामने भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आ जाती है। तुम दोनों ने लालच में आकर मेरे सोने के पेड़ को चुराने की गलती की है, इसलिए अब सजा के तौर पर मैं तुम्हारे गांव की एक एक पक्षी को जान से मार दूंगी। नहीं नहीं भूतिया चिड़िया की आत्मा, ऐसा मत करिए, हमसे गलती हो गई। आप अपना सोने का पेड़ लेकर यहाँ से चली जाओ।
मैं एक जालिम भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ। एक बार जो फैसला कर लेती हूँ उसे पूरा करके ही दम लेती हूँ। चलो अब गांव के पक्षियों को मरते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। इस भूतिया चिड़िया की आत्मा ने सच कहा। लालच में आकर हमने बहुत बड़ी भूल की है। हमें ये सोने का पेड़ यहाँ नहीं लाना चाहिए था। इसने एक ही रात में बहुत सारे पक्षियों की जान ले ली है। इससे निपटने के लिए हमें फौरन तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। ये कहकर वो दोनों तांत्रिक बाबा को सब बता देते हैं। फिर तांत्रिक बाबा उनके साथ उनके घर आता है। ये कोई मामूली सोने का पेड़ नहीं है, ये उस भूतिया चिड़िया की आत्मा का घर है। साथ ही उसको इससे सारी शक्तियाँ मिलती है। इस पेड़ के नष्ट होते ही उसका भी खात्मा हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक वहाँ भूतिया चिड़िया की आत्मा आ जाती है। देख भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इसी वक्त यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अच्छा, तो ये दोनों बच्चे गांव वालों को बचाने के लिए तुझे यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन तुम पक्षियों को बचाने नहीं बल्कि खुद मरने आए हो। इतना कहकर वो तांत्रिक बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी बाबा अपनी शक्ति से सोने के पेड़ के ऊपर जादुई बर्फ की बारिश कर देते हैं, जिस वजह से सोने का पेड़ पिघलने लगता है। दूसरी तरफ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के पंखों में भी आग लग जाती है। अरे नहीं, ये तूने क्या कर दिया? मैं तुझसे विनती करती हूँ, जल्दी से जादुई बर्फ की बारिश को रोक दे, वरना मैं मर जाऊंगी। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। देखते ही देखते वो पेड़ पूरी तरह पिघल जाता है और साथ ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का शरीर भी जलकर राख हो जाता है। इस तरह उस बेरहम भूतिया चिड़िया की आत्मा का अंत हो जाता है। सुंदरवन के गांव में एक कालू नाम का किसान कौवा रहता था। उसकी पत्नी का नाम टुनटुनी था। कालू कौवा बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो साल भर मेहनत करता था और फसल उगाता था और उसे बेचकर अपना घर चलाता था। इस बार उसने आलू लगाए थे और उसे बहुत अच्छी फसल होने की उम्मीद थी। टुनटुनी, देखना इस बार हमारे आलू बहुत अच्छे और बड़े बड़े होंगे। मैंने इस बार बहुत मेहनत की है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। भगवान ऐसा ही हो। पिछली बार की तरह अगर इस बार भी हमारी फसल बर्बाद हो गई, तब तो हम जीने लायक नहीं बचेंगे। इस घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बच पा रहा है और हमारे ऊपर उधार भी कितना है। कालू कौवे के घर के बगल में उनकी एक पड़ोसन सुंदरी कौवी रहती थी, जिसे टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की खराब हालत पर हंसने में बहुत मजा आता था। वो कालू टुनटुनी की सब बातें सुन लेती है और फिर आकर उनसे कहती है, ये मैंने क्या सुन लिया? एक तो तुम लोग गरीब हो, ऊपर से उधार कितना सारा है। मुझे तो तुम दोनों की हालत पर तरस आता है। वैसे टुनटुनी, आज रात मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं, तुम खाना बनाने के लिए आ जाना। मैं तुम्हें 2-4 चवन्नी तो दे दूंगी, इसी बहाने तुम्हें पैसे देखने को नसीब तो होगा। टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो इसी तरह हमेशा कालू और टुनटुनी चिड़िया का मजाक बनाती रहती थी। थोड़ी देर बाद कालू अपने खेत जाता है। ऊपर से देखने में उसके आलू के पौधे बहुत ही हरे और बड़े लगते हैं। कालू को वो खुश हो जाता है कि इस बार उसके आलू बहुत अच्छे हुए हैं। वो जाकर एक आलू को उखाड़ कर देखता है तो उसमें नीचे कुछ भी नहीं था। उसी तरह वो दूसरा आलू निकालता है तो उसमें भी कुछ नहीं दिखता। कालू को वो परेशान होकर उखाड़े हुए आलू के बगल में बैठ जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ अच्छे से किया है, पर फिर भी पौधों के नीचे आलू क्यों नहीं हुए हैं? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सोचकर कालू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू आलू के पौधे पर पड़ते हैं, सभी पौधों में सोने के आलू आ जाते हैं। कालू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? इन सब में तो सोने के आलू आ गए हैं। अब तो मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं सारा उधार चुका दूंगा और घर के लिए राशन भी खरीद लूंगा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया।
कालू सारे सोने के आलू को एक बोरे में भरकर घर ले जाता है और टुनटुनी को इस बारे में कुछ नहीं बताता। एक आलू को बेचकर वो अपने घर में राशन खरीद लेता है और इसी तरह सारा कर्ज भी चुका देता है। एक दिन सुंदरी कौवी घर आती है। मैंने सुना है तेरा पति इस बार आलू बेचने नहीं गया, क्या हुआ? तुम दोनों की फसल इस बार भी बर्बाद हो गई क्या? अब तो तुम लोग सड़क पे आ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी फसल अच्छी हुई है और हम सड़क पर भी नहीं आने वाले। लगता है कालू ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। उससे पूछो जरा, बाजार में आलू बेचने क्यों नहीं गया? तुम लोग उधार कैसे चुकाओगे? अब तो राम ही बचा पाएंगे तुम दोनों को। इतना बोलकर पड़ोसन हंसते हुए घर से बाहर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है कि कालू ने उसे कुछ भी नहीं बताया और अगर फसल बर्बाद हो गई थी तो राशन का सामान कहाँ से लाया था। कालू जब घर लौटता है तो वो उससे पूछ ही लेती है। पड़ोसन कह रही थी कि आप शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बताइए, हमारी सारी आलू की फसल बर्बाद हो गई थी, उसमें कहीं भी एक भी आलू नहीं था, तो आप पैसे कहां से लेकर आए? उसके बाद कालू टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताता है और उसे सोने के आलू का बोरा दिखाता है। सुंदरी कौवी छुपके से खिड़की से झांक रही होती है और वो भी सारी बातें सुन लेती है। अरे इन गरीबों के पास इतना सारा सोना कहाँ से आ गया? ये गरीब इनका क्या करेंगे? ये सब सोना तो मेरे पास होना चाहिए। अगले दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। अरे गरीबों, तुम दोनों को तो अभी एक समय का पेट भर का खाना भी नसीब नहीं हो रहा होगा। मैंने तुम लोगों की मदद करने का निश्चय किया है। आज तुम दोनों के लिए मेरे घर पे दावत है, दावत खाने जरूर आ जाना। कालू और टुनटुनी को ये बात सुनकर हैरानी होती है, पर फिर भी वो दोपहर में पड़ोसन के घर दावत खाने चले जाते हैं। वहाँ पर सुंदरी उन्हें तरह तरह के पकवान परोसती है। कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया खाना खाने लगते हैं। सुंदरी छुपके से अपने घर से निकलकर उनके घर में जाती है और आलू के बोरे में से आलू निकालकर लेने लगती है। जैसे ही वो आलू को हाथ लगाती है, वो आलू एक भारी पत्थर में बदल जाता है। वो पत्थर पड़ोसन के पैर पर गिर जाता है। मेरा पैर! सुंदरी कौवे की चिल्लाने की आवाज सुनकर कालू टुनटुनी अपने घर वापस आते हैं। वो देखते हैं कि पड़ोसन क्या करने की कोशिश कर रही थी। तभी मैं सोच रही थी कि जिसने आज तक हमें कभी दावत पर नहीं बुलाया, आज वो हमें इतनी शौक से स्वादिष्ट खाना क्यों परोस रही है? ये हमें उधर उलझाकर रखना चाहती थी ताकि हमारे सोने के आलू चोरी कर सके। अरे पर इसके छूते ही आलू पत्थर में बदल गया। इस सुंदरी ने लालच में आकर हमारे आलू चोरी करने की कोशिश जो की है, इसको जीवन धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी इसे संतोष नहीं है। दूसरों के धन दाने पर इसकी नजर आ जाती है, इसी वजह से ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए हैं। हाँ कालू, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी लगता है ऐसा ही है। पर जब तक ये सारे आलू हमारे घर पर रहेंगे, हमें भी मुसीबत रहेगी। हम अपनी जरूरत के हिसाब से आलू रख लेते हैं और बाकी सबको वहीं जाकर वापस जमीन में गाड़ देते हैं। शायद इससे किसी और की जरूरत पूरी हो जाए। कालू कौवे के आंसुओं से सोने के आलू प्रकट हुए, क्योंकि कालू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसने बहुत मेहनत की थी, इसी वजह से उसे सोने का आलू मिला। वही लालची पड़ोसन सुंदरी बस दूसरों की मेहनत का फल खाना जानती थी, इसलिए जब उसने सोने को छुआ तो वो भी पत्थर बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए और कभी भी लालच और चोरी नहीं करनी चाहिए। ये कहानी सुंदरवन नाम के जंगल की है, जहाँ पर एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। उनकी एक बहुत प्यारी सी बेटी थी, उसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। एक दिन टूनी चिड़िया की सौतेली बहन सुंदरी कौवी टूनी से मिलने के लिए आती है। कैसी हो टूनी दीदी? कितने साल बाद तुमको देखा है, तुम तो जैसे मुझे भूल ही गई हो। अरे नहीं नहीं, तुझे कैसे भूल सकती हूँ? बेशक तू सौतेली बहन है, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया है। मुझे पता है दीदी कि आप मुझसे सगी बहन जैसा प्यार करती हो, तभी तो आज मुसीबत पड़ने पर मैं उड़ती उड़ती आपके घर चली आई। मुसीबत?
कैसी छोटी, पूरी बात बता, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या बताऊं दीदी, मुझ पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरा जो घोंसला था उसके ऊपर एक कौवे ने कब्जा कर लिया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और बारिश का मौसम भी आने वाला है, इसलिए मैं सर छुपाने के लिए आपके घोंसले में चली आई। देख छोटी, तुझे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब से तू इस घर को ही अपना घर समझ। तू यहाँ पर बिल्कुल आराम से रह सकती है। टूनी चिड़िया स्वभाव से बहुत ही सीधी सादी थी, इसलिए वो सुंदरी के झूठे आंसू और उसकी चालाकी को समझ नहीं पाती है। कुछ ही दिनों के बाद टुन्नू जी, मैं देख रही हूँ कि आजकल आपका बाहर काम में मन नहीं लगता है। आप बस घर पर रुकने के बहाने ढूंढा करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? हमारी बेटी की स्कूल फीस और बाकी के खर्चों का क्या होगा? देखो टुनटुनी, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अरे मुझसे जितना हो सकता है मैं कर ही रहा हूँ। क्या बात है, आजकल आप बहुत उखड़े उखड़े रहते हो। कोई भी बात हो तो उल्टा जवाब देते हो। अगर कोई बात है तो आप मुझसे साफ साफ कहिए। अब तो ये लड़ाई उनकी रोज जैसी हो गई थी। टुन्नू और टूनी चिड़िया के रिश्ते में दरार सी आने लगी थी। ना जाने क्यों टुन्नू अब टूनी चिड़िया से उखड़ा सा रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया नदी से पानी भरकर ला रही होती है, तभी उसे पेड़ के पीछे से टुन्नू के हंसने की आवाजें सुनाई पड़ती है। ये तो टुन्नू जी की आवाज है, लेकिन वो तो सुबह सुबह बोल कर गए थे कि आज कुछ काम है, जंगल के बाहर जाना है, तो लौटने में देरी हो जाएगी। आखिर माजरा क्या है, देखना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया पेड़ के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर टुन्नू चिड़ा उसकी सौतेली बहन सुंदरी के साथ हंस रहा था। अरे टुन्नू जी और सुंदरी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सुंदरी, तुम तो सुबह से तबीयत खराब होने का बहाना बनाए बैठी थी, और आपको तो आज जंगल से बाहर काम से जाना था ना। ये सब चल क्या रहा है? अच्छा हुआ जो तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। जो तुम्हें दिख रहा है वही सच है। अब मैं तुमसे नहीं सुंदरी से प्यार करता हूँ, और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुम जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़कर जा सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? कम से कम अपनी बेटी का तो सोचिए। सुंदरी, तू तो मेरी बहन है। मैंने बहन समझकर तुझ पर एहसान किया और तू मेरा ही घर तोड़ने पर लगी है। अरे शर्म नहीं आई तुझको? अरे जाओ, मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। पहले अपना पति संभालो, फिर मुझे ज्ञान देना। तुम्हारी जैसी बदसूरत चिड़िया के साथ टुन्नू जी ने पता नहीं कैसे इतने साल बिता लिए। बेचारी टूनी चिड़िया के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल जाती है। वो रोते रोते अपने घर आती है। बेटी टुनटुनी, अब तुम्हें और मुझे ये घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे पापा और सुंदरी मौसी शादी कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पापा हमें इस घर से निकाल रहे हैं? लेकिन वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो मेरे बिना रह भी नहीं सकते। अब तुम्हारे पापा पहले जैसे नहीं रहे बेटा। अब उन्हें सुंदरी के आगे अपनी बेटी और परिवार कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देख टूनी, जल्दी से जल्दी अपना और अपनी बेटी का सामान लेकर इस घर से बाहर निकल जा। अब मैं तुम दोनों को इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुंदरी की बात सुनकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को वहाँ से लेकर निकल जाती है। रास्ते में माँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें घोंसला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मेरे पास एक योजना है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को पूरी योजना समझाती है और वापस अपने पिता के पास लौट जाती है और टुन्नू चिड़ा से कहती है, यहाँ से जाते हुए रास्ते में एक दुर्घटना में माँ की मौत हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँगी पापा? मुझे अपने पास ही रख लीजिए। अरे ये टुनटुनी कहाँ से आ टपकी? अब मैं कैसे इस टुन्नू से ये घर अपने नाम करवाऊंगी? टुन्नू को अपनी बेटी पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। अगर मैं इसकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करूं, तो हो सकता है ये मेरे झांसे में आ जाए और ये मकान जल्दी ही मेरे नाम कर दे। हाँ बेटा, तू तो मेरी बेटी जैसी है, तू आराम से यहाँ रह सकती है। जल्दी मैं तेरा एक बड़े से स्कूल में दाखिला करा दूंगी। मैं तेरी उस कंजूस माँ की तरह नहीं हूँ। 2-4 दिन के बाद ही सुंदरी कुछ कागज लाकर टुन्नू चिड़ा को दिखाती है। सुनिए, मैं टुनटुनी का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करा रही हूँ। आप बस इन कागजों पर दस्तखत कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। टुन्नू चिड़ा झटपट कागजों पर दस्तखत कर देता है। अगले दिन सवेरे ही सुंदरी सारा सामान समेटकर भाग रही होती है। तभी सामने से टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उसे पकड़ लेती है। जल्दी बाहर आ जाइए टुन्नू जी। ये देखिए सुंदरी आपका घर छोड़कर भाग रही है, और ये बैग में क्या छुपा रही है, दिखाओ।
शोर सुनकर हैरान होकर टुन्नू चिड़ा बाहर निकल आता है। ये देखो, इसने धोखे से हमारा ये घर अपने नाम करवा लिया है और अब ये आपका मकान और घर का सारा सामान समेटकर यहाँ से भाग रही है। ये क्या कर रही हो सुंदरी? अरे मैंने तो तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? और टूनी तुम जिंदा हो? अरे मुझे लगा था कि तुम मर गई हो। इस धोखेबाज सुंदरी के चक्कर में मैंने तुम्हारा कितना अपमान किया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं जानती थी ये सारा जाल इस धोखेबाज सुंदरी का ही फैलाया हुआ है, इसलिए मैंने और टुनटुनी ने मिलकर ही ये सब योजना बनाई थी ताकि हम इसे रंगे हाथ पकड़ सकें। फिर टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा को माफ कर देती है और वो सब साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी मौसी बबली कबूतरी के साथ रहती थी, क्योंकि बचपन में ही टुनटुनी के माँ बाप की मौत हो गई थी। धीरे धीरे टुनटुनी बड़ी हो गई। उसकी दोस्ती बंटी कबूतर से थी। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन बबली कबूतरी उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अरे करमजली, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। अच्छा होता अगर तू भी अपने माँ बाप के साथ मर गई होती। कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आने दे तेरे मौसा जी को, मैं आज ही उनसे कहती हूँ तेरे लिए कोई रिश्ता देखने को। हम जल्द ही तेरी शादी करके तुझे ससुराल विदा कर देंगे। तेरा क्या, अगर किसी दिन तू इस लफंगे बंटी के साथ भाग गई तो मेरी नाक कट जाएगी। आज के बाद से तेरा घर से बाहर निकलना बंद। मौसी, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। बंटी के बिना मैं मर जाऊंगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बबली कबूतरी टुनटुनी की एक नहीं सुनती और उसे घोंसले में बंद कर देती है। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी की शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। उसका पति कालू कौआ मजदूरी करता था। टुनटुनी से अपनी किस्मत समझकर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन उसकी सास टूनी चिड़िया उसके पास आती है। अरे बहू, अपने सारे गहने मुझे दे दे। इसे बेचकर मैं तेरी नंद की शादी करूंगी। लेकिन माँ जी, ये गहने तो मेरी माँ की निशानी है। इन्हें मैं आपको नहीं दूंगी। बस बहू, आज तो तूने जुबान चला ली, आगे से मत चलाना। चुपचाप जितना कहा है उतना करो, नहीं तो आज ही मैं तुझे काट कर फेंक दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। डर की मारी टुनटुनी अपने सारे गहने अपनी सास को दे देती है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं और टुनटुनी 2 बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, मुझसे घर का काम अकेले नहीं होता। माँ जी दोनों बेटियों को संभालती भी नहीं, केवल बैठी रहती है। जरा उनसे कह दो या तो मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाए या मेरी दोनों बेटियों को थोड़ी देर के लिए संभाल ले। क्यों रे करमजली, मेरे बेटे को भड़का रही है? बेटियों का बहाना करके खुद आराम करना चाहती है। इतना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी से लड़ाई करने लगती है। अब तो रोज रोज लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तंग आकर एक दिन टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ अपने ससुराल को छोड़ देती है। भटकते भटकते वो एक नदी किनारे पहुँचती है। वहाँ वो देखती है कि कई पक्षी चूड़ी बेच रही थी। बहन, मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। अगर आप मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा दे तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। ठीक है बहन, ये लो चूड़ियाँ, तुम भी बेचो। जो भी मुनाफा होगा उसमें हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। उस दिन से टुनटुनी चूड़ी बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। आओ आओ, ये देखो मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। ऐसा करो, तुम मुझे ये लाल वाली चूड़ियाँ दे दो। टुनटुनी चिड़िया उस पक्षी को चूड़ी दे देती है। टुनटुनी के अच्छे व्यवहार के कारण बहुत सारे पक्षी उससे चूड़ी खरीदती हैं। हरी काकी, ये लो पैसे, मैंने सारी चूड़ियाँ बेच दी। आपने मुसीबत में मेरी बहुत मदद की है। बस मेरी एक मदद और कर दीजिए। मेरे रहने की कोई व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा होता। बस इतनी सी बात, तो चल मेरे साथ, आज से हम सब एक साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरी काकी, जो आपने हमारी इतनी मदद की। इस बेरहम दुनिया में कोई किसी की इतनी मदद नहीं करता। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ हरी काकी के घर में खुशी खुशी रहने लगती। रामनगर के छोटे से जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पिता टुन्नू चिड़ा नारियल की बर्फी बनाकर बाजार में बेचा करता था।
नारियल की बर्फी ले लो, मजेदार शुद्ध घी से बनी बर्फी ले लो। अरे भैया, आप आ गए। मुझे 2 किलो नारियल की बर्फी दे दो। मुझे अपनी बेटी के ससुराल जाना है, उसे तुम्हारी बर्फी बहुत पसंद है। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। ये लीजिए आपकी नारियल की बर्फी। नारियल की बर्फी लेकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। टुन्नू चढ़ा की बर्फी जंगल के सभी पक्षी बहुत पसंद करते थे। एक दिन टुन्नू अपने ठेले पर बर्फी बेच रहा था, तभी वहाँ बनवारी कड़कनाथ सेठ आता है। टुन्नू भाई, मुझे 5 किलो बर्फी देना। बस बनवारी 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैं ग्राहकों को निपटा लूँ, उसके बाद तुम्हें बर्फी देता हूँ। क्यों रे, तू मुझे बाद में क्यों देगा? क्या मैं तेरा ग्राहक नहीं? पहले मुझे दे बर्फी, मुझे देर हो रही है। टुन्नू चढ़ा बनवारी को 5 किलो नारियल की बर्फी दे देता है। बनवारी वहाँ से बर्फी लेकर जाने लगता है। अरे ओ बनवारी भैया, आपने तो पैसे दिए ही नहीं, पूरे 1000 रुपए हो गए इन बर्फियों के। कम बखत मुझसे पैसे मांगता है तू? जानता है ना मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? रुक, अभी मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर बनवारी टुन्नू की सारी नारियल की बर्फी फेंक देता है और टुन्नू को मार मार कर अधमरा कर देता है। तुम सब कान खोल कर सुन लो पक्षियों, अगर किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दी तो मैं इससे भी बदतर उसकी हालत कर दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अपनी नन्ही सी बच्ची को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर किसी तरह अपने पति को उठाकर घर लेकर आती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। किसी तरह अपने सारे जेवर बेचकर टूनी टुन्नू का इलाज करवाती है। टूनी चिड़िया बिल्कुल गरीब हो चुकी थी। उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे टुनटुनी भी बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से पूछती है, माँ, क्या हम लोग हमेशा से इतने ही गरीब थे? मैंने सुना है पहले हम लोग इतने गरीब नहीं थे। पिताजी की ऐसी हालत कैसे हो गई माँ? तूने ठीक सुना है बेटा, पहले हम लोग इतने गरीब नहीं थे। तेरे पिताजी नारियल की बर्फी बेचा करते थे। जब तू पैदा हुई तो पूरे जंगल में उन्होंने अपने हाथों की बनी हुई बर्फियों को बांटा था। लेकिन तेरे जन्म के कुछ दिनों बाद ही एक दुष्ट सेठ ने उनकी ऐसी हालत कर दी। माँ, पिताजी बर्फी बनाते थे, तब तो आपको भी बर्फी बनानी आती होगी। तुम क्यों नहीं बर्फी बनाकर बेचती? हमारी हालत सुधर जाएगी। लेकिन बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं बर्फी बनाने का सामान खरीद लाऊं। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में जाती है और अपनी गुल्लक लाकर टूनी को देती है। माँ, ये लो मेरी गुल्लक, इससे तुम बर्फी बनाने का सामान खरीद कर ले आओ। अरे टुनटुनी बिटिया, ये तेरे पैसे हैं, इसे मैं कैसे ले सकती हूँ? माँ, अभी तुम इसे ले लो। जब बर्फी बेचकर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे दे देना। टूनी चिड़िया गुल्लक के पैसों से बर्फी बनाने का सामान खरीद कर लाती है और उससे बर्फी बनाती है। फिर अगले दिन जंगल में घूम घूम कर बर्फियों को बेचने लगती है। नारियल की बर्फी ले लो, बर्फी स्वादिष्ट ताजी बर्फी ले लो बहन। अरे ओ बर्फी वाली, जरा इधर तो आना, मुझे 2 किलो बर्फी देना। जल्दी टूनी चिड़िया की सारी बर्फी बिक जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी माँ के पास आती है। देखा माँ, मैंने कहा था ना, आपकी बनाई हुई बर्फी इतनी स्वादिष्ट है कि इसे बिकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सब देखकर टुन्नू चिड़ा बहुत खुश होता है। इस तरह टूनी चिड़िया बर्फियों को बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। बरसात का मौसम था। एक दिन बच्चों की टोली में सबसे बदमाश कालू कौआ सारे पक्षी बच्चों से कहता है, अरे जब से छुट्टियाँ हुई हैं, रोज हम लोग वही जामुन और शहतूत के फल खाया करते हैं। तुम सब अगर तैयार हो तो आज मैं तुम लोगों को एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाता हूँ। वहाँ चलकर हम लोग जी भर के आम खाएंगे। अरे तुम्हें कहाँ मिल गया ये आम का पेड़? हमारे जंगल में तो ऐसा कोई पेड़ नहीं है जहाँ पर जाकर हम मुफ्त में आम खा सके। अरे तुम लोग चलो तो सही, वो पेड़ थोड़ा दूर जाकर है, लेकिन उस पर बहुत स्वादिष्ट और बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। तुम उस जंगल के सुनसान इलाके में पड़ने वाले आम के पेड़ की बात तो नहीं कर रहे हो? ना बाबा ना, हम लोग वहाँ नहीं जाने वाले। मेरी माँ ने वहाँ जाने से मना किया है। अरे तुम तो हो ही डरपोक। अपने साथ साथ हमें क्यों डरा रही हो टुनटुनी चिड़िया? अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, तुम यहाँ रहो और ये जामुन खाओ। हम तो उस पेड़ पर आम खाने जा रहे हैं।
सारे पक्षी कालू की बात से सहमत हो जाते हैं और सुनसान स्थान पर लगे हुए उस आम के पेड़ पर आम खाने चले जाते हैं। अरे वाह कालू, तुम तो सच कहते थे। इस पेड़ पर तो बहुत सारे आम लगे हैं। अब हम लोग रोज यहाँ पर आम खाने आया करेंगे। पक्षियों की बात सुनकर उस पेड़ पर रहने वाले जादूगर की नींद टूट जाती है। अरे वाह, पक्षियों के बच्चों की आवाज। मेरे आम के पेड़ पर फल खाने की कीमत अब इन बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आज तो इन बच्चों को खाकर मैं अपनी बरसों की भूख मिटा लूंगा। अब इन बच्चों में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट जादूगर पक्षियों के बच्चों पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हरिया काका वहाँ से गुजरते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस पेड़ पर बैठकर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं बताया कि इस पेड़ से आम खाना मना है? चलो जाओ यहाँ से। हरिया काका को वहाँ देखकर सारे पक्षी बच्चे डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे इतने करीब आकर मेरा शिकार मेरे हाथों से निकल गया। इन बच्चों की महक मेरी भूख को और भी बढ़ा रही है। अब मैं इन बच्चों को खाए बिना नहीं रह सकता। कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। इसके बाद दुष्ट जादूगर बच्चों को शिकार करने के लिए एक उपाय सोचता है। अगले दिन जादूगर एक साधारण कौवे का भेष बदलकर जंगल में आम बेचने आता है। आम ले लो आम, ताजे ताजे आम, मीठे रसीले आम। मेरे आम इतने ताजे और रस भरे हैं कि जो इन्हें एक बार खाता है वो दोबारा खाए बिना रह नहीं पाता। आम बेचने वाले कौवे की आवाज सुनकर सबसे पहले बंटी कबूतर बाहर निकलता है। अरे आम बेचने वाले, तुम्हारे आम तो वाकई बहुत बड़े और रसीले लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम उसी पेड़ से तोड़कर ये पीले आम लाए हो। बंटी कबूतर उस जादूगर की बातों में आ जाता है और जैसे ही वो शाम को खाता है वो जादूगर के वश में आ जाता है। एक शिकार का इंतजाम तो हो गया, बाकी के शिकार को और ढूंढना है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको चुन चुन के अपने आम के पेड़ पर ले जाऊंगा। इसके बाद बंटी कबूतर सम्मोहित होकर खुद ही उस आम के पेड़ के पास जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर इससे पहले कि कोई और पक्षी मुझे देखे, जल्दी जल्दी उन बच्चों को ये आम खिला देता हूँ और पकड़कर अपने पेड़ पर ले जाता हूँ। तभी जादूगर को टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर खेलती हुई दिखाई पड़ती है। अरे आओ आओ छोटी चिड़िया, तुम्हें भी आम बहुत पसंद है ना? लो मेरे आम खाकर देखो। नहीं नहीं, मेरे पास आम खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मुझे तुम्हारे आम नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को मैं मुफ्त में आम देता हूँ। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। आओ मेरे पास आम देखो कैसा है। नहीं, मैंने कहा ना मुझे आम नहीं चाहिए। मेरी माँ ने अजनबी पक्षियों से कुछ भी लेने को मना किया है। बड़ी जिद्दी है ये चिड़िया, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर वो अपने जादूगर रूप में आ जाता है। मैंने कहा ना, जल्दी से आम खा ले। खा जल्दी से, जल्दी खा। जादूगर जबरदस्ती टुनटुनी चिड़िया के मुंह में आम का टुकड़ा डाल देता है, जिसके बाद वो भी सम्मोहित होकर वहाँ से आम के पेड़ की ओर उड़ जाती है। इसी तरह वो दुष्ट जादूगर बारी बारी से जंगल के सभी पक्षियों को वश में करके अपने आम के पेड़ पर ले जाता है। कुछ देर बाद जंगल में अपने बच्चों को गायब पाकर सारे पक्षी रोने लगते हैं। अरे देखो पक्षियों, एक साथ इतने सारे बच्चों के गायब होने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। आज दोपहर को मैंने एक आम बेचने वाले को देखा भी था, जो बच्चों को मुफ्त में आम बांट रहा था। अब मुझे लगता है उस आम बेचने वाले जादूगर के आने के बाद से ही बच्चे गायब हुए हैं। हे भगवान, कहीं वही आम के पेड़ पर रहने वाला दुष्ट जादूगर ही तो हम सभी के बच्चे को नहीं ले गया। इसके बाद सभी पक्षी उस आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पर आम की जगह उनके बच्चे पेड़ पर लटके हुए दिखाई पड़ते हैं। सभी पक्षी अपने बच्चों के ऐसी हालत में देखकर रोने लगते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो सब के सब चले जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों के साथ साथ आज तुम लोग भी मारे जाओगे। देख, इन मासूम बच्चों को जाने दे और इस जंगल को छोड़कर चला जा, नहीं तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अगर तू मुझे कैद करेगा तो तू भी मारा जाएगा। चला जा यहाँ से, ये बच्चे मेरे शिकार हैं। जादूगर की बात सुनकर हरिया काका एक लाल रंग का धागा पेड़ पर बांध देते हैं। इससे जादूगर चीखने लगता है। अरे अंकल, इन जादूगर अंकल को मत मारिए। ये तो बहुत अच्छे अंकल हैं। इन्होंने हमें मीठे मीठे
हमें आम भी खिलाए। बच्चों की मासूम बात सुनकर जादूगर को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो माफी मांगकर सभी पक्षी बच्चों को आजाद कर देता है। सभी बच्चे भी और सभी पक्षी जादूगर को धन्यवाद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ कई सारे पक्षी रहा करते थे। उन्हीं पक्षियों में कालू नाम का कौवा अकेले ही अपने घोंसले में रहता था। कालू कौवा बहुत ही दुष्ट किस्म का पक्षी था। वो मासूम पक्षियों को धोखा देकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा उड़ता हुआ टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। अरे चिड़िया बहन, क्या कर रही हो? अपने बच्चों को दाना खिला रही हो क्या? अरे कौवे भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं अभी आप ही को याद कर रही थी। हाँ बोलिए टुनटुनी बहन, क्या काम है आपको मुझसे? कौवे भाई देखिए ना, मेरा घोंसला कितना टूट गया है और हमारे जंगल में ऐसी मजबूत लकड़ियाँ भी नहीं है कि जिससे मैं अपने घोंसले को मजबूत और पक्का बना सकूं। अगर मैं अपने बच्चों को ऐसे ही टूटे हुए घोंसले में लेकर रहने लगी तो मेरे बच्चे तो उस घोंसले से नीचे ही गिर जाएंगे। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? अरे चिड़िया बहन, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कौवे भाई, आपको तो पता है कि घोंसला बनाने के लिए जो मजबूत लकड़ियाँ होती हैं, वो केवल उस राक्षस बाज के इलाके में ही मौजूद है और वहाँ जाना छोटे पक्षियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए कि आप मेरे साथ उस बाज के इलाके में चल सकते हैं ताकि मैं अपने घोंसले के लिए मजबूत लकड़ियाँ ला सकूँ। ये बात सुन कौवा मन ही मन सोचने लगता है, चलो ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है अपने घोंसले के लिए भी मजबूत लकड़ियाँ लाने का। मेरा घोंसला भी काफी टूट गया है और कुछ ही दिनों में बारिश भी आने वाली है। उससे पहले ही मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करनी होगी। चिड़िया बहन का साथ रहा तो मैं भी उस राक्षस बाज के इलाके से मजबूत लकड़ियाँ ला सकता हूँ। और अगर उस राक्षस बाज ने हमें देख भी लिया तो मैं इस चिड़िया को उसी बाज के पास छोड़ आऊंगा, क्योंकि धोखा देना तो मेरी फितरत में ही है। क्या हुआ कौवे भाई, क्या विचार कर रहे हो तुम? कुछ नहीं टुनटुनी बहन, चलिए हम दोनों साथ मिलकर उस राक्षस बाज के इलाके में जाकर मजबूत लकड़ियाँ लेकर आते हैं। और हाँ, हमें तुरंत वहाँ से आना होगा, क्योंकि शाम होते ही वे राक्षस बाज उस इलाके में आ जाते हैं और जैसे ही मासूम पक्षियों को देखते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए हमें अंधेरा होने से पहले लौट कर आना होगा। हाँ कालू भैया, आप चिंता न कीजिए, हम अंधेरा होने से पहले ही लौट आएंगे। और दोनों उड़ते हुए उस राक्षस बाज के इलाके में लकड़ियाँ लाने चले जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। टुनटुनी बहन, लकड़ियाँ जमा करते करते मैं बहुत थक गया हूँ। हम थोड़े समय के लिए यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं, क्योंकि मुझसे इतना भारी वजन लेकर अब नहीं उड़ा जाएगा। अरे कालू भाई, शाम होने को आई है, अब तो उन राक्षस बाज के आने का समय भी हो गया है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं वो बाज ने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टुनटुनी बहन, सच में मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे इस समय एक पल भी उड़ा नहीं जाएगा। हम थोड़ी ही देर के लिए यहाँ आराम कर लेते हैं ना। अभी उस राक्षस बाज के आने में तो काफी समय है, उसके आने से पहले ही हम दोनों यहाँ से उड़कर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है कौवे भाई, हम दोनों यहीं बैठकर कुछ समय के लिए आराम कर लेते हैं, फिर हम अपनी अपनी लकड़ियाँ लेकर अपने घोंसले की ओर चले जाएंगे। अब टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा वहीं बैठकर आराम कर रहे थे। तभी वो राक्षस बाज एक पहाड़ पर बैठकर उन दोनों को देख रहा था। तभी कालू कौवे की नजर राक्षस बाज पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये तो वही राक्षस बाज उस पहाड़ पर खड़ा है। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वो बाज तो इधर ही आ रहा है, कहीं उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार ही देगा। अगर मैंने चिड़िया बहन को ये बात कही तो वो चिड़िया बहन अपनी लकड़ियाँ उठाने के चक्कर में मुझे उस बाज के हाथों में पकड़वा देगी। एक काम करता हूँ, मैं अकेले ही यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि चिड़िया बहन तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को बिना कुछ कहे ही वहाँ से उड़कर चला जाता है। तभी वो बाज टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे ओ चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके की लकड़ियों को हाथ लगाने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे इलाके में आकर मेरी लकड़ियों को ले जा रही हो। रुको, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ।
अरे बाप रे, ये राक्षस बाज यहाँ कैसे आ गया? और कौवे भाई कहाँ है? वो कहाँ चला गया? वो तो अभी यही सो रहा था। लगता है उसने मुझे धोखा दिया है। उसने जानबूझकर मुझे इस बाज के हाथों में पकड़वा दिया। ये उस कौवे ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा दिया है। तभी वो राक्षस बाज टुनटुनी चिड़िया को मार मार कर लहूलुहान कर देता है। टुनटुनी चिड़िया पूरी तरह से जख्मी हो जाती है और वो गिरते पड़ते अपने घोंसले में आती है। तभी वहाँ हरी काकी आती है। अरे चिड़िया बहन, ये तुमको क्या हो गया? आप इतना जख्मी कैसे हो गई? अब तो मैं क्या बताऊं हरी काकी, उस धोखेबाज कौवे ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उसने मुझे उस राक्षस बाज के इलाके में अकेला छोड़ दिया था और वो राक्षस बाज ने ही मेरा ये हाल किया है। अरे चिड़िया बहन, तुमको तो पता है ना वो कौवा कितना धोखेबाज पक्षी है। जंगल का कोई भी पक्षी धोखेबाज से बात नहीं करता। फिर आप उस धोखेबाज पक्षी के साथ इतनी दूर क्यों गई थी? मुझे नहीं पता था हरी काकी, वो धोखेबाज कौवा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, वरना मैं उसके साथ कभी वहाँ नहीं जाती। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आता है और वो टुनटुनी चिड़िया को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। धोखेबाज कौवे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। अरे चिड़िया बहन, यही तो मेरा काम है, पक्षियों को धोखा देना। इसलिए मैं तो इस जंगल में सबसे फेमस हूँ धोखा देने में। तभी कालू कौवा जिस डाली पर बैठा था वो डाली टूटकर नीचे गहरी खाई में गिर जाती है, जिसके बाद वो कालू कौवा पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। अरे टूट गई रे, मेरी पूरी हड्डी पसली टूट गई रे। धोखेबाज कौवे, तुमने मेरे साथ धोखा करके मुझे इस बाज के हाथों पिटवाया। अब देखो तुम खुद इतने लहूलुहान हो गई कि तुमसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इसे कहते हैं नहले पर दहला। तुमने मेरे साथ धोखा किया और बदले में तुम्हारे साथ ही दुर्घटना हुई। आज के बाद किसी पक्षी को धोखा मत देना, वरना आज तो सिर्फ हड्डियाँ ही टूटी है। अगली बार पता नहीं क्या क्या टूट जाएगा तुम्हारा, इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ। इस तरह कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने आज से कसम खा ली कि वो आज के बाद कभी किसी पक्षी को धोखा नहीं